Hello ladies and gentlemen, I welcome you all to new platform of learning for हिमाचल प्रदेश। ये एक नया प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें हम ये लर्निंग शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। आपको जो भी हिमाचल जी की क्लासेस हैं उनके लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूँगा सारी क्लासेस के लिए। एक एक करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हिमाचल जी के में उन सारे को कवर करेंगे। पहले हम एक एक करके अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे सामने बहुत सारी है, किताब में भी है। तो मेरे ख्याल से आपको जो किताब में एक एक चीज़ है उसकी समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं समर ठाकुर आपको इस चीज़ का पूरा ख्याल रखूंगा कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाई जाए वो आपको एक लेक्चर की तरह ना लगे कि भाई सुन लिया और चली गई। उसकी क्लैरिटी जो है वो आपके दिमाग में पूरे तरीके से सेट हो जाए। और इसी गोल के साथ आज से हम लोग यहाँ पे हिमाचल जी के जो है उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, ताकि अगले साल आने वाले जो एलाइड के एग्ज़ाम है, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम है, चाहे HPSSC का कोई कंडक्ट करने वाला एग्ज़ाम है, नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम की बात हो रही है, SI के एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, उसकी आपके लिए एक फाउंडेशन, एक बेस तैयार हो जाए। और बस नाम का सिलेबस ख़त्म करना और उससे फिर पेपर में फेलियर देखना, कुछ ऐसा ना हो कि नाम के लिए तो सिलेबस खत्म कर दिया। मैं आपको बता दूं, हिमालय इज अ काइंड ऑफ फोल्ड माउंटेन। जो बच्चा पहली बार कर रहा है उसे नहीं पता होगा फोल्ड माउंटेन क्या है, तो उसे फोल्ड माउंटेन भी बताया जाए, उसे हर एक चीज़ का एक चीज़ का क्लैरिटी के साथ उसको हम देखते हैं कि उसको क्लैरिटी, उसको जो है उसकी ग्रास्प बनवाने का यहाँ पे काम रहेगा इन क्लासेस में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्लासेस में आप कंटिन्यूटी में रहिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन रीच अस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हम तक आप जल्दी से जल्दी पहुंचिए और अपने डाउट्स को भी क्लियर कीजिए। ठीक है, तो बिना देर किए आज हम पहली क्लास होने वाली है, इस क्लास को शुरू करेंगे। यहाँ पे हम पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि हिमाचल की ज्योग्राफी जो है ये बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही हम देखते हैं कि कह सकते हैं डाइवर्स है। कई जगहों पे आपको मैदान भी देखने को मिलेंगे, ऊना जैसे जिलों में, हमीरपुर जैसे जिलों में आपको मैदानी इलाके भी देखने को मिलेंगे। कसौली जैसे छोटी छोटी शिवालिक की पहाड़ियाँ भी हमारे पास है, और किन्नौर में, चंबा में, शिमला में, कुल्लू में आपको ग्रेटर हिमालय जैसी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। लेसर हिमालय की धौलाधार और पीर पंजाल जैसी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। हिमाचल में आपको ग्लेशियर्स देखने को मिल जाएंगे। तो दूसरी तरफ आपको लद्दाख के साथ लगता हुआ जो लोल और स्पीति वाला इलाका है वहाँ पर ड्राई डेजर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल में आपको नदियां देखने को मिल जाएंगी, हिमाचल में आपको बर्फ देखने को मिल जाएंगी, जंगल आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको कार्निफोरस जंगल जिसमें हम देखते हैं देवदार जैसी पेड़, आपको चील देवदार ऐसे भी मिल जाएंगे। आपको हिमाचल में बांस भी लगता हुआ दिख जाएगा। एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हम देखते हैं कि एक हमारे पास क्या है, ज्योग्राफी है हिमाचल प्रदेश की। दूसरी बात जो हम ज्योग्राफी को पहले शुरू कर रहे हैं, किसी भी एरिया की हिस्ट्री या कल्चर को समझना है तो आपको हिस्ट्री और उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का पता होना चाहिए। हिस्ट्री के पीछे भी ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई कहाँ पे हमला क्यों करेगा, अगर एक राजा दूसरी जगह पे हमला करता है तो कोई ना कोई वजह होगी, और ज़्यादातर ये वजह रिसोर्स रहती थी। बुजुर्ग भी कहते थे ना, जर, जोरू और जमीन, तीन ही चीज़ों के लिए लड़ाई होती है। अगर जमीन ही बंजर है तो उसके पीछे कोई लड़े क्यों? अगर जमीन उपजाऊ है या जमीन में कुछ फायदा है तभी लड़ाइयाँ होंगी, उसकी कोई स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है तभी की लड़ाइयाँ होंगी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जब भी आप हिमाचल जी के पढ़ें तो पहले आपको ज्योग्राफी के बारे में हिमाचल की पता होना चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी शुरू करते हैं। ठीक है, तो बिना देर करे हम लोग आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये तो समझ लें कि हिमाचल होता क्या है। तो अगर इसको समझना है तो कई अप्रोचेज हो सकती हैं। जो आज का हिमाचल है, जिसको एक हम राज्य की तरह देखते हैं, 18वां भारत का ये राज्य था। कब बना, कैसे नहीं बना, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री बिल्कुल इसकी देखेंगे कि कब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, कब ये यूनियन टेरिटरी थी, कब क्या था। ठीक है, कैसे इसने रूप लिया, ये सबको पढ़ेंगे। आज का जो राज्य है इसका नाम है हिमाचल। राज्य तो बहुत बाद में बना है, राज्य बने तो पूरे 100 साल भी नहीं हुए अच्छे तो क्या देश को आज़ाद हुए, देश को बने 100 साल नहीं हुए। लेकिन ये जगहें, ये पहाड़, ये लोग तो यहीं पे थे, यहीं के थे। तो इस पूरे के पूरे इलाके को अलग अलग नामों से भी अलग अलग वक्तों में जाना जाता था। उन सब के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो इस हिमाचल नाम के बारे में ही बात करेंगे। इसका जिक्र जो है पुराणों में भी हमें मिलता है, लेकिन ये उस वक्त एक राज्य को रेफर नहीं कर रहा था। इसका मतलब, इसके मायने अलग थे। ये हमें कुछ अलग अलग जगहों में, अलग अलग सोर्सेज में बार बार ये शब्द हिमाचल 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 देखने को मिलता है।
लेकिन जब हमारा राज्य बना तो इस शब्द का ही इस्तेमाल उस राज्य के नाम पे उस राज्य का नाम इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया उस राज्य के नाम के लिए, और राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश रख दिया गया। आपने देखा होगा किसी राज्य का नाम पंजाब है, किसी का नाम केरल है, किसी का नाम तमिलनाडु है, किसी का जो राज्य है किसी का नाम बिहार है। हर एक राज्य के नाम के पीछे उसकी कहानी है। जैसे बिहार है, बिहार वर्ड जो बिहार शब्द है इसका मतलब होता है जहाँ पे मोंक साधु लोग बसते हैं या रहते हैं। बुद्धिस्ट जो मोंक है, मतलब बुद्धिस्ट जो साधु लोग हैं, वो हम देखते हैं विहारों में रहा करते थे। और जो आज का बिहार है वहाँ पे हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य से लेके कई साल बाद तक भी हम देखते हैं कि बिहार मिलता है। बिहार में ही गया है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को क्या मिला था, ज्ञान जो है कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको एनलाइटमेंट हुई थी। दैट्स वाई बिहार गोट इट्स नेम बिहार। पंजाब की बात कर लें तो जहां से 5 नदियां बहती हैं, 5 नदियों की जमीन पंजाब कह दिया गया। तमिलनाडु की बात कर लें तो नाडु जो शब्द है इसका मतलब चोला एम्पायर के वक्त में जो एक एम्पायर हुआ, एक राजवंश हुआ, पूरा का पूरा नाम था उनका चोला। बहुत ही महान राजा हुए इसमें, राजा राज चोला, राजेंद्र चोला। इंडोनेशिया जावा तक के आइलैंड्स तक उन्होंने अपनी विजय गाथा, जो अपनी विजय की जो जीत का हम देखते हैं परचम लहराया, विजय का परचम लहराया। तो उनके वक्त में राज्य को या राष्ट्र को नाडु कहा जाता था। तो तमिल लोगों का राज्य या राष्ट्र तमिलनाडु हो गया। हर एक राज्य का देखो, कोई भी राज्य है, महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, हर एक का कोई नाम है और नाम की एक वजह है कि उसका नाम वो रखा क्यों गया, तो या फिर उसका कोई इतिहास रहा होगा। तो वैसे ही हिमाचल है, पहले इसके नाम के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर मैं हिमाचल के नाम की बात करूं तो आप देखो हिंदी जब भी पढ़ोगे, दिस क्लास कुड बी इन इंग्लिश, बट देखो ये जो बात है ये किसी से छुपी नहीं है। इट इज़ एविडेंट कि हिमाचल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बाइलैंग्वेज ही या फिर हम कहें तो हिंदी में कंफर्टेबल हैं। इसलिए मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि अंग्रेजी को दरकिनार करके कुछ वक्त के लिए जो ये वाली क्लासेस हैं हिमाचल जीके की, एटलीस्ट ये जो हैं ये या तो बाइलैंग्वेज या फिर हिंदी की भाषा का इसमें ज़्यादा प्रयोग करा जाए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इधर इट कैन बी इन इंग्लिश, बट वही बात है कि इस बात को समझते हुए कि जो हिमाचल है असली वो जैसे भारत गांव में बसता है, ये स्टेटमेंट हिमाचल में आके सच भी लगती है कि हिमाचल जो है ज़्यादा वो गांव में बसता है या छोटे कस्बों में बसता है। तो जो लोगों की जो प्रेम है वो ज़्यादा हिंदी के लिए ज़्यादा है, लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए हम लोग हिंदी को भी यहाँ पे हम देखते हैं क्लास में थोड़ा तवज्जो देने वाले हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं बता चुका हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हिमाचल की बात करते हैं, आप देख सकते हैं जैसे हिमाचल की बात करते हैं ये खूबसूरत बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हमारे दिमाग में आती हैं, है ना। हो सकता है कोई ऊना से हो तो उसको भी कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि उसका एक विजन, कोई इमेज दिमाग में बनती हो। अब इस शब्द की बात करते हैं, हिंदी की बात करें तो हिंदी में एक चीज़ है संधि और विच्छेद। देखो पूरी की पूरी पढ़ाई में संधि और विच्छेद का मैं आपको बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी शब्द को समझने के लिए। जब किसी दो शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं तो संधि होती है, उसका विच्छेदन करके उसको समझना आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि हिमाचल की संधि विच्छेद है। संधि का जब विच्छेद करते हैं हम लोग तो हमें 2 शब्द मिलते हैं। हम बचपन में जब हिमाचल में स्कूलों में पढ़ा करते थे तो ऐसे लिखा करते थे, जब मेरा प्रदेश या मेरा हिमाचल, तो उसमें हम लोग ये कहते थे हिम और आंचल से मिलके बना एक शब्द हिमाचल। प्रदेश जो है इसका अपने आप में एक पर्यायवाची क्या होता है, राज्य। तो एक राज्य की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे प्रदेश लिख रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उसी तरीके से। तो यहाँ पे हिमाचल जो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 शब्दों से मिलके बना है, हिम और अचल या आंचल। अब यहाँ पे हिम, ये हम सभी को ही मालूम है कि हिम का मतलब है यहाँ पे स्नो, ठीक है, बर्फ, ठीक है। क्या मतलब है यहाँ पे, स्नो या बर्फ मतलब। अब देखो, अब देखना कि कितने बेसिक से हम लोगों को ज़रूरत होती है जब भी हम बात करते हैं। आगे ग्लेशियर समझेंगे तो उसमें हमें स्नो और आइस के बीच का फ़र्क पता होना ज़रूरी है। 2 चीज़ें हैं, एक को कह देते हैं स्नो, दूसरी को कह देते हैं आइस। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्नो है, जब कोई बादल है, अब बादल क्या होता है, गैसों से बना होता है, वाटर वेपर से बना होता है। जब कोई बादल सीधा सॉलिड स्टेट में, बादल में क्या है, गैस है, वो गैस जिसमें पानी है, वाटर, वो जब गैस स्टेट में होता है या वेपर स्टेट में होता है, वो सीधा सॉलिड बन जाता है जब,
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। याद रखना, क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और जब सब्लिमेशन से पानी के वेपर सीधा सोलिड बन जाते हैं तो कहते हैं स्नो बनी है। जो बर्फ है वो बादलों से ही गिरती है। लेकिन जब पानी को हम फ्रिज में रखते हैं तो पानी लिक्विड स्टेट में होता है। जब पानी को लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में ले जाया जाता है उसको ठंडा करके, तो हम क्या कहते हैं? हमने क्या प्रोसेस को फॉलो करा? फ्रीजिंग। प्रोसेस कौन सा है? फ्रीजिंग। उससे क्या बनती है? आइस। तो यहाँ पे हिम का मतलब स्नो है, आइस यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? स्नो। और आंचल, आंचल जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है अचल। आंचल, अगेन तुम इसको तोड़ोगे तो आंचल किससे बना है? अ और चल से। अचल मतलब जो चलता ना हो, जिसको हिलाना बहुत मुश्किल हो। तो कई बार इस शब्द का इस्तेमाल पहाड़ों के लिए भी कर लिया जाता है कि जो पहाड़ हैं उनको भी अपनी जगह से हिलाना। कहते हैं ना, पहाड़ है, पहाड़ हिलाया नहीं जाएगा, पहाड़ तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन याद रखना, दुनिया में कुछ लोग जो होते हैं वो दशरथ मांझी की तरह भी होते हैं। कहते हैं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, तोड़ के दम लेते हैं। ठीक है, वैसे ही हमें भी मोटिवेशन होनी चाहिए। तो अचल जो चलता ना हो, अचल जिसको हिलाया ना जा सकता हो। और इसके मायने कई बार पहाड़ से भी समझे जाते हैं, पहाड़ों को भी आंचल कहा जाता है। ठीक है, और कई बार माँ की जो गोख है या माँ का जो पल्लू है उसको भी आंचल हम लोग कह देते हैं, क्योंकि उसका भी जो हम देखते हैं उसकी भी छाया है वो अचल होती है। उसको छीन लेना इतना आसान नहीं होती है। माँ की ममता उसको छीनने नहीं देगी आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? हिम और आंचल। जब इन दोनों को मिला दिया तो देखो, हिम का अर्थ बर्फ हो गया है। ठीक है, हिम का अर्थ है बर्फ, आंचल का अर्थ है यहाँ पे पर्वत। तो ऐसे पर्वत, तो इसमें हिमाचल का मतलब क्या हो गया? हिमाचल एक ऐसा प्रदेश कहा जाता है जिसमें बर्फीली पहाड़ियों में बसता है। मतलब हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो बर्फीली पहाड़ियों में, एक ऐसी जमीन, एक ऐसा प्रदेश जो जाना जाता है इसके ऊंची ऊंची चोटियों, ऊंचे ऊंचे शिखरों और बहुत सारी हम देखते हैं कि पर्वत श्रृंखलाएं, जिनको इंग्लिश में माउंटेन रेंज कहते हैं। हिमाचल इज ऑलवेज नोन एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स टॉल पीक्स, समिट्स, हिल्स एंड माउंटेन्स एंड जर्नली फॉर माउंटेन्स, जो जर्नली क्या करते हैं कि स्नो से या फिर हम कहते हैं बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है हिमाचल। मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ों का पता चल चुका होगा। चलिए अब यहाँ पे बिना देर करे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, जब हम आगे चलेंगे तो अब यहाँ पे हम हिमाचल की कुछ खासियतें हैं, उन खासियतों को देखने की कोशिश करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो अब हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का जो हमने शाब्दिक अर्थ है, इस शाब्दिक अर्थ को तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो बर्फीली पहाड़ियों से बना हुआ है, इसीलिए इसको बर्फीली पहाड़ियों का प्रांत भी हम लोग कह देते हैं। एक ऐसा प्रांत है जो बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके अलावा अगर जो आज का हिमाचल है, आपने अक्सर सुना होगा, आपने HRTC की बसों में जब कभी सफ़र किया होगा तो आपने ज़रूर वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई देखी होगी, देवभूमि हिमाचल। स्वागत है आपका देवभूमि हिमाचल में। जब आप हिमाचल में भी जाते हो तो आपको ये बोर्ड देखने को मिलते होंगे। अब इसको हाँ देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं को यहाँ पे माना जाता है, उनके बहुत सारे मंदिर हैं। उन मंदिरों के बारे में भी पढ़ेंगे, उन देवी देवताओं की कहानियों को भी जानेंगे, उनसे जुड़ी जितनी भी आस्थाएं हैं जो एग्जाम में हमसे पूछी जाएंगी उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कभी बाद में। तो अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आस्थावान लोग हैं, जिनकी देवी देवताओं में और भगवान में बहुत और धर्म में बहुत आस्था है। तो अलग अलग देवी देवताओं को ये पूजते हैं और कहा जाता है कि अलग अलग देवी देवता, खुद महादेव शिव शंकर भी यहाँ पे वास करते हैं, इसीलिए इसको देवभूमि भी कहा जाता है। इसके अलावा आप पुराणों में भी देख सकते हैं, पुराणों में ये चीज मेंशन है, इट इज मेंशन इन पुराणास दैट ही हु गोज टू द हिल्स गोज टू हिज मदर द लविंग नरिशिंग माउंटेनियस मदर। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो कोई भी पहाड़ों में गया उसे ऐसे ही लगता है कि वो जैसे माँ के आंचल में चला जाता है। ठीक है, माँ के आंचल में ही, माँ की गोद में ही पहुँच गया वो, जो कि हम देखते हैं जीवन को हम देखते हैं कि एक पनपने के लिए मौका देती हैं, जो कि बच्चे का पोषण करती है। ऐसी माँ के वो गोद में चला गया जो पहाड़ों में गया, ऐसा कहा गया कि इसमें पुराणों में ये चीज़
कही गई है। पुराणों के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। पुराणों के बारे में भी जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो जब हम एंशियंट हिस्ट्री जिसको कहते हैं, प्राचीन इतिहास देखते हैं, तो उसमें भी जब हिंदू फिलोसफी हम पढ़ेंगे, जिसमें वैदिक एज पढ़ेंगे, तो उसमें पुराणों के बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, कितने पुराण है कुल मिला के, किसमें क्या कहा गया है, ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे बताई जाएंगी। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो हिमाचल है, हिमाचल जिन पहाड़ों के लिए जाना जा रहा है, जिन सफ़ेद पहाड़ों के लिए, जिन बर्फीले पहाड़ों के लिए हिमाचल जाने जा रहा है, वो पहाड़ है कौन से? वो पहाड़ है हिमालय। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो पूरे देश भारत में भांति भांति के आप लोगों को पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हम उसका एक बार यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोगों को पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए ये भारतीय प्रायद्वीप है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन पेनिनसुला। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंडियन पेनिनसुला। प्रायद्वीप या पेनिनसुला की बात करूं तो ये जमीन का ऐसा टुकड़ा होता है, ठीक है। ये जमीन का कैसा टुकड़ा है? ये जमीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहता है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका भी जो आगे का सिरा है, जिस इस तरीके से दिखता है, ये भी पानी से तीन तरफ से घिरा रहता है। यहाँ पे आपको पता ही है अरब सागर, जिसको अरेबियन सी कहते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको अगर देखोगे बे ऑफ बंगाल, और नीचे से जो हमारा हिंद महासागर है उसके छोटी छोटी बॉडीज जो हैं वो इसको घेर के रखी हैं। तो ये तीनों तरफ से घिरे होने की वजह से हम देखते हैं कि क्या कहते हैं हम इसे हम कह देते हैं कि प्रायद्वीप है। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, प्रमुख अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हिमालयाज ही हैं, ठीक है, जो तिब्बती पठार से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती है। यहाँ पे आपको हिमालयाज इस तरीके से दिख जाएंगी, जो कश्मीर से शुरू होके हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश तक जाती हैं। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे राजस्थान में अरावली के पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। मैं मुख्य पर्वत श्रृंखला हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस, नॉट अबाउट ऑल माउंटेन रेंजेस। इनके बारे में इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स देखने को मिल जाएंगे, इस तरफ आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिल जाएंगे, विंध्या माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको सतपुरा हिल्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे विंध्या। उसके अलावा आपको यहाँ पे गारो, खासी, अजंता, बहुत सारे हिल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये जितने भी पहाड़ हैं, इन सब में सर्वोच्च स्थान, जी आप जब देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट हिमालयस को ही माना जाता है, क्योंकि बाकी किसी भी माउंटेन रेंज के कंपैरिजन में, पर्वतीय श्रृंखला के कंपैरिजन में ये बहुत ही विशाल हैं, बहुत ही ऊंचे हैं, और भारत को बाकी दुनिया से एक तरीके से सुरक्षा भी देते हैं और बॉर्डर का भी काम करते हैं। एक नेचुरल बॉर्डर की तरह, ये ज्योग्राफिकल बॉर्डर की तरह ये काम करते हैं। चलिए, तो ये जो हिमालयाज हैं, इसी के पर्वत जो हैं हम देखते हैं कहाँ से शुरू होते हैं? कश्मीर से। कश्मीर के बाद हम देखते हैं ये हिमाचल में, हिमाचल के बाद उत्तराखंड में, फिर नेपाल में चले जाते हैं, नेपाल के बाद जाके सिक्किम में, और हम देखते हैं कि सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाते हैं। तो इन राज्यों से हिमाचल के ये हिमालय जाते हैं। डेफिनेटली ये बात इसी बात से ये स्पष्ट है, इसी जो मेरा कथन था इससे पहले का, ये जो मेरी बात थी, इससे ये बात अच्छे से स्पष्ट है कि जो हिमाचल है, हिमाचल से भी जो आज का राज्य है हिमाचल, वहाँ से हिमालय जाते हैं। तो सबसे पहले हमें हिमालयाज के बारे में ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये वही पहाड़ हैं, वही सफ़ेद पहाड़ हैं जो ढके हुए हैं बर्फ़ से, जिनके नाम की वजह से जिनकी वजह से ही हिमाचल को उसका नाम मिला है। तो ये जान लेते हैं कि हिमालय है क्या। यहाँ पे एक हिमालय के इंट्रोडक्शन लेंगे आज के लेक्चर में, उसके अलावा हम हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ जो हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना देर करे हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मैं हिमालय की बात करूँ, ठीक है, बेशक ये जो टेक्स्ट है ये इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं अपनी बात, आप बता सकते हैं, ठीक है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, यू कैन कॉन्टेक्ट अस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप ये ऐप पे देख रहे हैं वीडियो, तो आप हमसे अपने व्हाट्सएप में जो है आपका भी ग्रुप है उसमें हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यू कैन सिंपली डू वन थिंग, हमारा
जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिले होंगे। हमारा इंस्टाग्राम का जो चैनल है ज्ञानम.कॉलेज, वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे समर ठाकुर @51, यहाँ पे भी आप मुझसे क्या कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में शंका है, डाउट्स हैं, उनका निवारण ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप गाइडेंस मांग सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको हिंदी में ये कंटेंट चाहिए तब भी वहाँ पे मुझे अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं। फिलहाल के लिए अंग्रेजी में आपको मैं दोनों भाषाओं में ये समझा दूंगा। जो हिमालय पर्वत है, जो हिमालयाज है, उनकी बात कर रहे हैं, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत नहीं कहेंगे, पर्वत श्रृंखला कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें हिमालयाज की बात करें तो हिमालय कहा जाता है कि हिमालयाज आर वन ऑफ द यंगेस्ट अमंग द माउंटेन सिस्टम्स इन इंडिया एंड लेट मी मेक इट क्लियर, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जो हिमालय हैं ये पूरे भारत में सबसे यंग, मतलब सबसे नए, सबसे कम उम्र के पहाड़ हैं, सबसे बाद बने हुए पहाड़ हैं। सिर्फ अगर मैं बात करूं इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया में बहुत ही कम पहाड़ हैं जो इसके बाद बने हैं या बन सकते हैं। हम देखते हैं कि जो हिमालयाज हैं इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है अगर पहाड़ों के कंपैरिजन में किया जाए। अरावली इससे कई लाखों साल पुराने हैं। अगर हिमालयाज की बात करूं तो इनकी उम्र सिर्फ क्या है, 40 मिलियन साल है। कितनी? 40 मिलियन। अब याद रखना एक बात को, एक जो लोग, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं जिनको नहीं पता है, या जो बच्चों को इंग्लिश मीडियम से भी है जिनको ख्याल में नहीं रहा है, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 400 लाख हो गया, या 4 करोड़, आप इसको 400 लाख को क्या कह सकते हो, 4 करोड़ भी आप कह सकते हो। तो बस इतनी इसकी उम्र है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। और अगर मैं धरती की आपको उम्र बताऊं तो वो 460 करोड़ साल है। तो आप देख सकते हैं कि 460 में 4 क्या ही फर्क लाता है। तो बेशक मेरे लिए, आपके लिए हिमालय की उम्र बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे 4 करोड़ की बात हुई है, 40 मिलियन की बात हुई है, हम में से कोई भी 40 की जो उम्र है उसको शायद पार ना कर पाया हो अभी तक, ठीक है। 40 वर्षों की, ये 40 हम देखते हैं कि मिलियन की बात कर रहा है, 4 करोड़ सालों की बात कर रहा है। हमारे लिए हो सकता है कि ये बात समझना कि हिमालय जो हैं ये इतने पुराने हैं या जो भी है, ठीक है, ये शायद मुश्किल हो सकता है। लेकिन कुदरत के लिए, धरती के लिए, या अगर मैं पूरी सृष्टि की बात करूं, पूरे यूनिवर्स की बात करूं, तो उसके लिए कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। कहा जाता है हमारा यूनिवर्स जो है, बिग बैंग थ्योरी है एक बताती है कि उसकी उम्र 13.8 बिलियन साल है, ठीक है, 13.8 बिलियन साल। तो उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। अरावली इससे कई गुना पुराने हैं, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही नए हैं। इसके अलावा आगे हम और देखते हैं। देखो, कहा जाता है कि देखो, ये जब मैं आपको आगे इसके बाद पहले हिमालयाज के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद ये भी बताऊंगा ये बने कैसे थे, ये पहाड़ बने कैसे थे। अब मैं तुम्हें एक बात कह दूं कि जब ये पहाड़ बन रहे थे तो कहा जाता है जमीन जो है, पहले देखो ये पहाड़ नहीं होते थे, जहां पे ये पहाड़ है वहां पे 2 प्लेन जमीन होती थी, 2 ऐसे समतल जमीन होती थी। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, चाहे हम बात करें और इंडियन प्लेट की बात करें, चाहे यूरेशियन प्लेट की बात करें, ये सारी बातें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम इसका जो हम देखते हैं भूमिका है इसकी, वो तैयार कर रहे हैं, इसकी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 50 से 70 मिलियन साल पहले क्या है, मतलब 5 से 7 करोड़ साल पहले ये 2 जमीन के टुकड़े आपस में टकराए और आपस में एक दूसरे की तरफ चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए। इस वजह से दोनों जमीन के टुकड़े आपस में टकरा के ऊपर की तरफ यूं उठने लगे। मान लो ये 2 जमीन के टुकड़े हैं, ये आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, टकरा के यूं ऊपर उठने लगे और इससे हिमालय बनने लगे। और लगभग 40 अगर हम बात करें मिलियन साल पहले ये बन के तैयार हो गए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। एक टर्म यूज होती है, आगे भी यूज होगी, लॉफ्टी, मतलब विशाल, ऊंचे और कैसे, चौड़े, ठीक है। ये बहुत ही ऊंचे और चौड़े हैं। और इसके अलावा क्या कहा जाता है कि हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं। जब हम पहाड़ों की बात करते हैं ना, तो सारे पहाड़ों को हम अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण उनका कर सकते हैं। दैट मीन्स माउंटेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ये ज्योग्राफी में आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसी वर्गीकरण में से एक वर्ग है, या उसी क्लासिफिकेशन में से एक क्लास है जिसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन होता क्या है, मैंने क्या बताया कि जमीन के 2 बड़े बड़े खंड, 2 बड़े बड़े टुकड़े आपस में टकराए और आपस में टकराने की वजह से वो फोल्ड हो गए, यूं फोल्ड हो गए।
तो जो इस तरीके से जो पहाड़ बनते हैं उन पहाड़ों को फोल्ड माउंटेन कहते हैं। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, वलित पर्वत, हिंदी में इनको क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। पंजाबी में कहते हैं जैसे वट, और पहाड़ी में कहते हैं ना बट पड़ गया, बट है ना, फोल्ड आ गया, तो वैसे ही ये वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन है। इसको डिटेल में मैं ज्योग्राफी में कवर जरूर करूंगा। अभी आगे देखते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये आपके सामने जो इमेज है इसमें आपको हिमालय दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाऊं तो ये जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर से ये शुरू होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये हिमाचल में एंटर करते हैं, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद ये नेपाल में चले जाते हैं, नेपाल के बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। और इस पूरे सफ़र के दौरान जो हिमालय है 2400 किलोमीटर लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो हिमालयन कहता है, हिमालयस कहता है कि एक आर्च को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो आप लोगों ने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा ये मैथ्स में कि चाप, तो देखो एक ये चाप बन रही है, एक आर्च बन रही है। एक आर्च बनाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये जा रहे हैं कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, तो 2400 किलोमीटर का सफ़र ये तय करते हैं। कितना? 2400 किलोमीटर। याद रखना आपने कि कितना का सफ़र तय कर रहे हैं, 2400 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। अब अगर मैं इन पहाड़ों की बात करूं तो ये 400 किलोमीटर मोटे हैं। मोटे का मतलब मोटाई की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ब्रेड्थ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, लॉफ्टीनेस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो पहाड़ है ना, मैं एक पहाड़ की बात कर रहा हूं, ऐसे एक पहाड़ की मोटाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना 400 किलोमीटर तक भी पाई जाती है कश्मीर में, जो कि घटते घटते जैसे ही ये हम देखते हैं कि ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ जा रही हैं, इनकी मोटाई कम होती जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जाके सिर्फ 150 किलोमीटर ही हम देखते हैं ये रह जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इन्हीं के अब देखते हैं जो हिमालय, जो ये हिमालयाज है ना, ये अकेले माउंटेन नहीं है, इनके आसपास कुछ और भी माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन सिस्टम है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे ये देखो, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये जो हिमालयाज है, जो बड़ी और लंबी लाइन दिख रही है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं सफ़ेद रंग से रंग देता हूँ, क्योंकि सफ़ेद रंग से हिमालयाज को जाना जाता है। ये देखो, ये जो सफ़ेद लाइन मैंने यहाँ पे बनाई, आई होप आप लोगों को ये सफ़ेद लाइन दिख रही होगी। सफ़ेद रंग विजिबल ना होने की वजह से चलो मैं कोई और रंग इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ये नीले रंग का इस्तेमाल करना पसंद करूँगा, ताकि क्योंकि वो आपको शायद दिख जाएगा। तो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये आ गए हमारे पास हिमालय। अब ये जो लाल रंग से ऊपर नीचे ये भी पहाड़ है। ठीक है, अब ये हिमालयाज के ही हम देखते हैं, हिमालयाज जैसे जब हिमालयाज बने तो उसी के साथ साथ बने, ये भी हिमालयाज के ही हम देखते हैं कि साथ के पहाड़ हैं। तो हम देखते हैं ऊपर की तरफ हिमालयाज के आपको काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, जिनको ट्रांस हिमालयाज भी कहते हैं। इनके बारे में डिटेल में एक एक करके देखेंगे। अभी हमने एक एक करके देखना, आज भूमिका तैयार कर रहे हैं, चीज़ों को बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नीचे आपको लेसर हिमालयाज कहे जाने वाले पहाड़ दिख जाएंगे, जो इनसे थोड़े छोटे हैं, जिसमें पीर पंचाल, धौलाधार, महाभारत रेंज, कैलाश रेंज के पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, और सबसे नीचे शिवालिक पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको अलग अलग जिलों में हिमाचल के देखने को मिलेंगे, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि हिमाचल में अलग अलग पहाड़ है। इसी में से जो एक लेसर हिमालयाज हैं, जिसमें धौलाधार आपने सुना ही होगा ना, पीर पंचाल हो सकता है अगर आप चंबा के रहने वाले हैं तो आपने सुना होगा, धौलाधार अगर आप कांगड़ा के रहने वाले हैं तो आपने जरूर नाम सुना होगा, और शिवालिक पहाड़ियों के बारे में भी आपने सुना होगा अगर आप हमीरपुर, सिरमौर इन जिलों में रहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अगर आपने इन सारी पहाड़ियों के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो शिवालिक को अगर छोड़ दें, अगर मैं धौलाधार, पीर पंचाल, महाभारत और कैलाश रेंज की बात करूं तो इनको लेसर हिमालयाज कहा जाता है। अब लेसर हिमालयाज को संस्कृत में किस नाम से जाना गया है? हिमाद्री, ठीक है, और या फिर हिमाचल के नाम से जाना गया है। और जो ज़्यादातर हिमाचल है ना, वो बसता भी कहाँ पे है? लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय, जिनको असली हिमालय कहते हैं, उनके बीच में। इसी वजह से ये नाम भी हम लोगों को देखने को आया। अभी क्लास को ख़त्म करने से पहले, ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, ताकि आप जो है, मैं इस बात को समझता हूँ कि 1 घंटे की क्लास जो है वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिगिनर्स के लिए। तो टुकड़ों में, और जो बच्चों का बेस बन चुका है वो कृपया 2 क्लासेस साथ में देख लें, ताकि उनको ये ना लगे कि क्लास बहुत छोटी। ठीक है, ये आपकी सहूलत के लिए, इस बात को ध्यान रखना। ये आप देख सकते हैं, तो कुछ ये पहाड़ हैं हिमालयाज के सबसे ऊंचे पहाड़, और हिमालयाज दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। एवरेज जो हाइट है किसी भी चोटी की वो 6000 मीटर है, मतलब 6 किलोमीटर है, और कुछ चोटियाँ जो है 8500 मीटर से भी ऊंची हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, और इनकी ना ऊंचाई हर साल बढ़ती ही जाती है। वो क्यों बढ़ती है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे हम देखते हैं यहाँ पे एक टेबल आपके सामने, इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पीक, मतलब जो चोटी है, जो पहाड़ है, उसका नाम दिया गया होगा, किस देश में है और उसकी हाइट क्या ये बताया गया होगा। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है।
जो नेपाल के लोग हैं इसको समुद्र माता या समुद्र माता देव के नाम से या समुद्र माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो नेपाल है ना, नेपाल इस देश में हम देखते हैं कि ये पाया जाता है। इसकी जो हाइट है वो 8,848 मीटर, दैट मीन्स 8,848 मीटर्स बताई जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे कंचनजंगा देख सकते हैं जो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे बच्चों को होती है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना है मेरा काम। कहा जाता है कि दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ तो कंचनजंगा नहीं है, दूसरा सबसे ऊंचा जो पहाड़ है उसका नाम है गोडविन ऑस्टिन, उसको K2 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? K2 के नाम से भी जाने जाते हैं, गोडविन ऑस्टिन। और कई बार पेपर में ये भी प्रश्न आता है कि भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? भारत का, किसका? इंडिया का। तो लोग क्या कहते हैं? कंचनजंगा। जी नहीं, कंचनजंगा नहीं, आपका जवाब है K2। क्योंकि जो K2 है, अगर आपको मैं यहाँ पे आगे ये फोटो दिखाऊं तो K2 ये काराकोरम की पहाड़ियों में, कौन सी पहाड़ियों में? काराकोरम की पहाड़ियों में। और कहाँ पे है? POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिसपे है तो ये आधिकारिक रूप से ये भारत का है, लेकिन भारत का अधिकार है इस पे, लेकिन कब्जा किसके ने रखा है? पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने इस पे कब्जा करके रखा है। और ये कहना सरासर गलत है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, हमें क्या हमारा क्या कहना लाजमी है और क्या कहना हमारी जिम्मेदारी है कि ये भारत का ही हिस्सा है। और K2 जो है, याद रखना, कंचनजंगा से ऊंचा है, इसलिए भारत का सबसे, कोई भी एग्जामिनर, इस बात को याद रखना, कोई भी एग्जामिनर आपको ये गलत नहीं कर सकता है। आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपको कोई एग्जामिनर ये गलत करता है। K2 भैया, K2 ही भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन K2 इस लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि हिमालय के ऊंचे पहाड़ पड़ रहे हैं, वो हिमालय के साथ ही एक ट्रांस हिमालय जो हिमालय के ऊपर है, हिमालय के उत्तर में है, नदन पार्ट में है, उसमें पड़ता है काराकोरम में। कंचनजंगा आप देख सकते हैं भारत में है। इसकी हाइट की मैं बात करूं 8,598 8,598 मीटर्स है। उसके बाद हम देखते हैं मकालू, माउंट मकालू है, नेपाल में है, 8,481 मीटर्स की इसकी हाइट है। अब देखो, आपको ये चीज़ पता ही है कि 1000 मीटर से बनता है 1 किलोमीटर, मतलब 8,000 मीटर कम से कम 8 किलोमीटर की ऊपर की तरफ चढ़ाई है। हम लोग अगर अपनी हाइट को देखें तो 2 अगर मीटर की हमारी अप्रोक्सीमेट में हाइट होगी, 2 मीटर जो है 6 फुट, और हम देखते हैं 40 सेंटीमीटर के बराबर होगा लगभग। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कितने ऊंचे हैं ये पहाड़ हमसे। उसके बाद हम देखते हैं धौलागिरी, ये भी नेपाल में है, 8,172 मीटर्स इसकी हाइट है। उसके बाद नंगा पर्वत, ठीक है, ये हम देखते हैं भारत में है, 8,126 मीटर जो है इसकी हाइट है। उसके बाद अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है, इसकी हाइट 8,078 मीटर्स है। नंदा देवी के अगर मैं यहाँ पे हम अन्नपूर्णा की बात कर रहे हैं, अन्नपूर्णा के बाद नंदा देवी भारत में है, 7,817 मीटर्स इसकी हाइट है। माउंट कैमेट की बात करूँ, इंडिया में ही है, 7,756 या फिर कह सकते हैं हम लोग इसको 7,756 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद हम देखते हैं नामचा भारवा जो इंडिया में ही है, इसकी हाइट कितनी है? 7,756। उसके अलावा गुरला जो मंदाता है, ये नेपाल में है, 7,728 मीटर्स इसकी हाइट है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे साइड हो रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ हैं ये कितने विशाल हैं, और हम देखते हैं कि कितने ऊंचे हैं और कहाँ कहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में, आज का जो लेक्चर था इसमें हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ और इसके आगे का जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए मैं आपके सामने आऊँगा। आपकी जितने भी सवाल हैं या जितनी भी क्वेरीज हैं उनको आप हमसे बेझिझक, बिना किसी हेजिटेशन के, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन रीच अस एट एनी टाइम। ठीक है, तो आप किसी भी वक्त हम तक पहुँच सकते हैं। हैव अ वेरी गुड डे।